पता भी नहीं लग रहा, कहीं पे लिखा आ रहा है? अच्छा ये पॉज वाला आ रहा है ना, और कहीं नहीं आता कुछ। चलो ठीक है। अच्छा हमने क्या पढ़ना अभी? हमने ये लीगल रेमेडी तक पढ़ लिया था, राइट? एंड देन वी जस्ट अंडरस्टूड द केस। तो अपना वो बैक ऑन ट्रैक ही चलते हैं, और उस हिसाब से वी हैव मेंस रिया हियर। अगला टॉपिक टू अटेंड। पेज नंबर क्या है तेरा? 168। ठीक है 168। मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब, मेंस रिया का मतलब, मेंस मतलब गिल्टी, ठीक है? रिया मतलब माइंड। बढ़िया। अब यू हैव टू वर्ड्स हियर, मेंस रिया। अभी जो मेंस रिया वाला वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कि आपको अगर कोई भी क्रिमिनल, मैं बोल रही हूँ, क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो ना ये प्रूव होना चाहिए कि क्या तुम्हारा इंटेंट था उस क्रिमिनल एक्टिविटी को करने का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो कि तुम एक्स इंसान कोई गाड़ी चला रहे, ठीक है, और उसने गलती से किसी को ठोक दिया, मार दिया, या दैट पर्सन इंजर्ड, सफर्डली, या पैरालाइज हो गया, या चलो डेथ हो गई उसकी, जो भी होगा, ठीक है। सो इफ़ अ पर्सन बाय एक्सीडेंट हिट्स सम अनदर पर्सन, तो ये रोड एक्सीडेंट या हिट एंड रन, या तो उस तरीके के केसेस का बात होगी ना, ये मर्डर की बात नहीं होगी। अंडरस्टैंड द पॉइंट। मर्डर और या हिट एंड रन, ये दो अलग अलग क्यों बोलते हैं? ये सारी चीज़ों में ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मर्डर में इंटेंट होता है इंसान का उस बंदे को जान से मारने का, है ना। जब हम, पता है तुमने ऐसे सुना है कि ये तो 420 करता है, फ्रॉड करता है, ऐसे 420 सुना है। ये 420 एक सेक्शन है आईपीसी का जो इसी को ही बताता है, चीटिंग का, ठीक है। अब उस सेक्शन में, अभी तो चलो सेक्शन चेंज हो गए, बट उस सेक्शन में स्पेसिफिकली यही दिया हुआ था कि आप अगर मान लो आप गलती से किसी के साथ कोई चीटिंग कर लेते हो, गलती से, आपको भी नहीं पता कि नहीं सही है, वो मिसरिप्रेजेंटेशन जैसा कुछ हो जाता है, वो फ्रॉड नहीं होता, राइट। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ चीटिंग या फ्रॉड करने का कोशिश करता है ना, तो लॉ ऐसा बोलता है कि जिस दिन से वो उस इंसान के साथ उस ट्रांजैक्शन में आया है, उस पर्टिकुलर मोमेंट से उसके दिमाग में ही इंटेंट होना चाहिए कि फ्रॉड करना हो। अब मैंने फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई मैंने पैसे दिए, ठीक है, तुम्हें मैंने पैसे दिए और मैंने बोला कि यार देख ये लोन के तौर पर पैसे दिए, तुमने मुझे लौटाए, ठीक है। व्हेन आई गेव इट टू यू, मेरे मन में कोई भी फ्रूट का इंटेंशन नहीं था, मैंने जेन्युइनली तुम्हारी मदद की थी। कल को क्या हुआ, तुमने मुझे उस पर 2-3% का इंटरेस्ट कमाया और फिर दे दिया, राइट। अब मेरे दिमाग में बात आ गई है कि अच्छा हाँ, ऐसे भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर मैंने अगली बार दोबारा तुम्हारे साथ एक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में भी मैंने ऐसा कर दिया कि भाई हाँ कुछ हुआ, पैसे कमा लिए, ऐसा ऐसा करके। सो देयर वर सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर मैं आपको कोई भी तरीके से कुछ पैसे या कुछ नकली नोट देने लग गई, या मैं आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लग गई, या गलत तरीके से मैंने आपको बोला कि आई एम गिविंग यू 5000 रुपीज़, बट एक्चुअली उसमें सिर्फ 4500 रुपीज़ हैं, जो भी। इन एनी केस, क्या हो गया, कर ले। इन एनी केस इफ़ यू हैव एन इंटेंट ऑफ फ्रॉड, द इंटेंट ऑफ फ्रॉड शुड हैव बीन फ्रॉम द बिगिनिंग। बढ़िया। घुमा फिरा के बात ये है कि अगर आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो उस क्रिमिनल एक्टिविटी को करने का इंटेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है। हाउएवर टॉट में क्या हमने कभी भी ऐसा देखा अब तक तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा ना कि इंटेंशन, मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को मारने का, मेरा इंटेंशन नहीं था वो ग्रामर वाले स्कूल में जिसकी बेचारे की हो गया, कोई भी। हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अगर आपका इंटेंशन ना भी हो ना, तब भी वो टॉट कहलाया जा सकता है। वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस, उसका इंटेंशन था कि कोल वाले माइन में पानी भर जाए, नहीं था। तो इंटेंशन सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़रूरी होता है। मेंस रिया का मतलब ही ये होता है कि क्या आपका माइंड गिल्टी था, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या आपका इंटेंशन था दूसरे बंदे के साथ खराब करने का, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बस, और ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद इन्होंने यही बोला कि ये कॉन्सेप्ट टॉट पे एप्लीकेबल नहीं होता। टॉट में माइंड गिल्टी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टॉट ही अपने आप में आया। तो बस ये मेंस रिया और गिल्टी माइंड क्रिएट्स लाइबिलिटी ऑन द प्रिंसिपल दैट मियर एक्ट ऑफ पर्सन इज़ नॉट इनफ टू क्रिएट लाइबिलिटी। मेंस रिया का मतलब बताया कि सिर्फ किसी बंदे ने कोई काम किया, मार दिया या गलती से ठोक दिया, सिर्फ एक्टिविटीज़ इनफ नहीं है। मेंस रिया बोलता है कि जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। मतलब क्या हुआ, एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, ठीक है। आपके पास गिल्ट नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपने वो काम खुद से कोई गिल्ट से किया हो, इंटेंशन रहा हो। इट डज नॉट मीन दैट फॉर द लॉ ऑफ टॉट्स, लेकिन
टॉट के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता. फॉर द लॉ ऑफ टॉट्स द एक्ट मस्ट बी डन with an evil motive but simply means that the mind must occur in the act. The act must be done either with a wrongful intention or negligence. टॉट के अंदर अगर इंटेंशन है तब भी टॉट हो सकता है, अगर इंटेंशन नहीं है, नेग्लिजेंस है सिर्फ, तब भी टॉट हो सकता है, राइट. सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेक अ जनरलाइजेशन अबाउट लाइबिलिटी इन द टॉट. मेंस रिया कैन बी इंटरप्रेटेड इन 2 ways. ठीक है. अब मेंस रिया के अंदर फॉल्ट और स्टेट ऑफ माइंड व्हेन रेलिवेंट, और दूसरे ने लिखा है लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट. एक बार इसको रीड कर लो. ये मेंस रिया टॉट में नहीं होता, मेन तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहीं पर ही है. ठीक है. फॉल्ट और स्टेट ऑफ माइंड व्हेन रेलिवेंट. देखो मेनी ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स लाइक, ये बहुत सारी आगे पढ़ेंगे हम, असॉल्ट, बैटरी और ये सब. इसमें क्या लिखा है, द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द अदर पर्सन इज टेकन इनटू अकाउंट टू असर्टेन हिज लाइबिलिटी. डिफेंडेंट conduct may be innocent and the act done might be due to an accident. That all should be taken into account. ठीक है. तो यानी कि नहीं है फॉल्ट और स्टेट ऑफ माइंड वाला टॉपिक. अब इसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि देखो मेंस रिया जो 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है. कई बार आपने किसी इंसान के साथ कुछ गलत किया. गलत देखो एक है ना, मैं जैसे मैं किसी समझाऊँ, एक बार होता है कि अगर आपने किसी के साथ कुछ रॉन्ग किया, ठीक है, और उस रॉन्ग को करने का इंटेंट है, बढ़िया, ऐसा दोनों तरीके से हो सकता है. मान लो आपने रॉन्ग किया पर आपका इंटेंट नहीं था. ठीक है. मान लो आपका इंटेंट था पर आपसे रॉन्ग हुआ नहीं. ऐसा दोनों तरीके से हो सकता है, इधर दिस और दैट. और फिर अगर हम इस तरीके से बोले या तो दोनों होगा कि रॉन्ग भी था और इंटेंट भी था. बढ़िया. तो ये जो है ना फर्स्ट फॉल्स स्टेट ऑफ माइंड व्हेन रेलिवेंट, ये वो वाला है जहाँ पर आपका इंटेंट भी था और रॉन्ग भी हुआ. ठीक है. जहाँ एग्जाम्पल उन्होंने दिया असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये पढ़ेंगे ये सब क्या होता है. ये वही चीज़ें हैं जहाँ पर आप चाहते थे कि आप किसी इंसान के साथ ख़राब करें और आपने करा भी, तो इंटेंट भी था और रॉन्ग भी था. तो टॉट के अंदर मेंस रिया नहीं होगा ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि नहीं है तो चलेगा, राइट. अगर है तब भी टॉट हो सकता है, अगर मेंस रिया नहीं है तब भी टॉट हो सकता है. पर क्रिमिनल एक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए मेंस रिया ज़रूरी होता है. पक्की बात है. तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट इज यू हैव डन अ रॉन्ग सम टू समबडी एंड यू हैड द इंटेंशन ऑफ डूइंग दैट रॉन्ग. दूसरा लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट. देयर आर केसेस वेयर इन द मेंटल स्टेट ऑफ द डूअर स्टैंड्स इररेलेवेंट and the liability still falls on the shoulder of the doer even if that was done without any wrongful intention or malice. Such liability under law of torts must also be fixed even if mens rea is not present. ठीक है. तो मतलब इंटेंट नहीं था पर रॉन्ग आपने कर दिया. हाँ, फिर उसका ही फिर रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस आ गया. आया समझ कि वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में बंदे का इंटेंट नहीं था पर उसके वजह से फिर भी किसी का नुकसान हो गया, राइट. और अगर ये होता है रॉन्ग नहीं हुआ पर वन था, तो ये तो कुछ नहीं ना, तुम अपने इरादों में हार गए, तो ये तो कुछ भी नहीं होगा, राइट. सो यू हैव दीज 2 केसेस मेनली. यहाँ पर विदाउट द इंटेंट आपने किसी के साथ रॉन्ग किया है, यहाँ पर विद इंटेंट किसी के साथ रॉन्ग किया है, और दोनों केसेस में टॉट कहा जा सकता है, राइट. या तो फ़ैन चला ले या तो एसी. चलो ठीक है. स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. अब लाइबिलिटी 2 टाइप की हो सकती है. यहाँ पर हमने बोला कि एक स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट. स्ट्रिक्ट वाली लाइबिलिटी हमने कहाँ पढ़ी, ये वाले केस में, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाले, राइट. ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है. ठीक है. हाउएवर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एक इंडियन कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर एक केस आई थिंक यूनियन व्हाट वाज दैट केस, MC मेहता वर्सेस यूनियन. हाँ, MC मेहता वर्सेस यूनियन एंड अदर्स. ठीक है. अब इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे. पहली बात तो हमने ये देख लिया कि अच्छा हाँ, कुछ होते हैं ऐसी लाइबिलिटीज़ जहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी
का मतलब ये हुआ, एज इन द केस और एक्सप्लेन्ड इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, इफ़ यू डिड समथिंग रॉन्ग टू समबडी एल्स, इवन इफ इट वॉज एंटायरली आउट ऑफ योर कंट्रोल, आउट ऑफ योर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया था वहाँ पर कि वो बंदे ने वो रिजर्वर बनाने के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हायर किया था, राइट। तो इवन इफ द एंटायर थिंग वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल, येट आपने क्योंकि लैंड का अननेचुरल यूज़ किया है और जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में थी वो एस्केप हो गई है, तो आप पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आती है कि आपकी भले कोई भी गलती नहीं थी और आपको कुछ भी नहीं पता था और ये काम करने वाला आपके कंट्रोल के अंदर भी नहीं आता था। कंट्रोल के अंदर मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़ बार बार, क्योंकि अगर मान लो तुम अभी हो और तुम्हारा कोई सर्वेंट किसी बंदे के साथ बुरा करता है, तो सर्वेंट तुम्हारे कंट्रोल में कहा जाता है, तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हारे कंट्रोल में कहा जाता है। अगर वो एम्प्लॉय कुछ गलत करता है तो आप लाइबल हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ पढ़ी थी, है ना, कि एम्प्लॉय ने किसी बंदे के साथ गलत कर दिया तो द प्रिंसिपल विल बी लाइबल, एजेंट ने गलत कर दिया प्रिंसिपल विल बी लाइबल, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके कंट्रोल में भी नहीं था, फिर भी उसने किया तो यू आर लाइबल। वाई यू आर लाइबल? बिकॉज आपने अननेचुरल यूज़ किया और दूसरा आपने वो एस्केप वाला पॉइंट वाला हो गया, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इवन इफ़ यू आर नेग्लिजेंट, इट इज़ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। दोबारा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तब भी होती है अगर नेग्लिजेंस ना हो, तब भी होती है अगर कंट्रोल ना हो, राइट। पर 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। 2 पॉइंट कौन से ज़रूरी हैं? और अननेचुरल यूज़। ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट? श्योर हो? तो ये मेन तुम्हारा हो गया। अब केस तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, एवरीबडी क्लियर है ना, आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ तक क्लैरिटी है? श्योर हो? अब आगे देख लो, एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्लीज़। अब ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिकली ये पढ़ते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं होगी? देयर आर एक्सेप्शंस। आ रहा है वो? अरे रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के रूल के बाद ऊपर नहीं पढ़ना है, ये रहने दे, ये कुछ नहीं है, ये पढ़ो एक्सेप्शंस अगले पेज पे। वो तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन के एक बार पूरा पढ़ लो, फिर वो 3 पॉइंट पढ़ लेना, मैं अभी समझाऊंगी तो समझ ही नहीं आएंगी, ठीक है। एस्केप फ्रॉम कंट्रोल और नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, यहाँ तक सबका क्लैरिटी है? किसी को कोई डाउट है? कुछ दुख तकलीफ? पक्की बात है। अब आगे आओ, स्पेसिफिकली तुम्हारा यहाँ पर बोला गया कि एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अगर रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस बताने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इन केसेस में हम स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगाएंगे, यानी कि आपको कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में फ्लेचर को कंपेंसेशन देना पड़ा था, राइट। इस केसेस में अगर ऐसा कुछ होता ना तो नहीं देना पड़ता। बढ़िया। पहला तुम्हारा आसान है, पहला क्या है? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड, उस बंदे ने सिंपल एक कुआं, एक मोटर, कुछ ढंग की चीज़ बनाई होती तो चल जाता, राइट। अननेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड किया होता तो प्रॉब्लम, ठीक है, तब प्रॉब्लम है। नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, नीचे दिया हुआ है एलैबोरेट फॉर्म में। इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वर इन सच लार्ज क्वांटिटी वाज हेल्ड टू बी नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। कीपिंग वाटर फॉर ऑर्डिनरी डोमेस्टिक पर्पज इज नेचुरल यूज़। अरे थिंग्स नॉट एसेंशियली डेंजरस which is not unusual for a person to have his own land such as water, pipeline installation, ये थोड़ा working in the mines, minerals on the land, ये सब lighting of fire in a fireplace, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ये चलता है। ऐसे तुम अचानक से एक सेक लगाने के लिए घर को तो आग नहीं लगा दोगे ना, बेसिक उन्होंने बोला है भाई कि भाई ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। सो भाई अंडर ऑल कैटेगरीज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इट हैज़ टू बी नेचुरल यूज़ ऑफ द लैंड। इफ़ देयर इज़ अ नेचुरल यूज़, अगर उस बंदे ने अगैन अभी रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाले केस में अगर उस बंदे ने कुआं ही खोदा होता या पाइपलाइन बनाई होती, मोटर बनाई होती, और फिर भी अगर बंदे के कोल माइन में पैसा बोल रही हूँ, क्या नाम है, पानी चला गया होता, तो बनती कंपेंसेशन? हाँ, पक्की बात है। ज़बरदस्ती हाँ नहीं, हाँ गलत आंसर तो ना बोल दिया, ऐसा तो नहीं ना? क्लैरिटी है? पक्की बात है? श्योर हो? अब अगला, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ मतलब क्या हुआ? से कंसेंट ही ले रखा था। अब फॉर एग्जांपल इफ़ इन द केस ऑफ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, रिलायंस जो है ना उसको पूछा गया था कि यार सुन देख भाई, मैं है ना यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्वर बना रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, बना ले, अपने को चलेगा।
तो बोलते हम यहाँ पर इतना रिजर्वायर बनाएंगे, इस तरीके से ऐसा ऐसा डक करके सब कुछ काम होगा। तो बोला हाँ ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट सुनो। कल को ना जब हुआ प्रॉब्लम, कल को जब इसके कोल माइन में पानी घुस गया, उसके बाद यार दिक्कत ये नहीं हो जाएगी कि यार वो कल को पलट जाएगा ना कि हाँ मैंने तो नहीं बोला था, मुझे थोड़ी पता था ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मेरा नुकसान कर दिया, तो नहीं ये कर दिया वो कर दिया, तो भड़क जाएगा ना। वो उसके हाँ बोलने पे सिर्फ और सिर्फ उसके हाँ बोलने पे तो केस नहीं तुम जीत जाओगे। तो कंसेंट है ना एस्टैब्लिश करना पड़ता है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अरे उसका सच में कंसेंट था। लिख के भी नहीं, वो भी नहीं। कंसेंट कैसे एस्टैब्लिश करोगे? अगर उस इंसान ने उस अननेचुरल यूज़ से कोई मॉनेटरी बेनिफिट लिया, अगर उसने उस अननेचुरल यूज़ से कोई पैसे कमाए होंगे ना, तो हम बोल देंगे कि देख तूने भी तो पैसा कमाया, तूने मुझे बोला था कि ये करना है तो हमने करा है। तो फिर वो कंसेंट नहीं एस्टैब्लिश किया जा सकता। ठीक है, वो रिटर्न है अलग है, वो बहुत वो रेयर केसेस में हो सकता है, बट द कंसेंट कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड इफ़ देयर इज़ मनी। ठीक है, क्लैरिटी, कंसिडरेशन होगा तो कंसेंट एस्टैब्लिश आराम से हो जाएगा। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? अगर इस केस में रिलायंस वाले ने मान ले बोला होता कि हाँ ठीक है रिजर्वर बना ले, लोग यहाँ पे फिर स्विमिंग करने आएंगे, हम जो टिकट का पैसा होगा वो आधा आधा कर लेंगे, कंसेंट एस्टैब्लिश हो गया क्योंकि पैसे आ गए उसके पास। ठीक है, तब ये where the plaintiff has consented to the accumulation of the dangerous thing on the defendant's land, the liability under the rule in Reliance versus does not arise. Such a consent is implied, मान लिया जाएगा, प्रूफ भी नहीं करना पड़ेगा, implied होगा, where the source of the danger is for the common benefit of both plaintiff and the defendant. आया? मान लो एग्जाम्पल, मैंने ये पीछे जो मेरा वेड़ा है ना, यहाँ पे अभी ना मेरे को ना मन है कि मैं ना ऐसे कुछ शेर, जिराफ, ऐसा कुछ रखूँ जानवर बढ़िया अपना। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेंजरस चीज़ मेरे घर में मैंने रखी है। क्या ये नेचुरल यूज़ ऑफ माई लैंड है? पक्की बात है ना, नहीं है ना, तो ये नेचुरल यूज़ ऑफ माई लैंड नहीं है। मैंने ये सब कर लिया। ठीक है, कल को अब मेरे बाजू वाली आंटी जो यहाँ पर रहती है वो भी एक्साइटेड हो गई कि अच्छा चलो शेर है तो देख ही आते हैं। तो धीरे धीरे उनका मन हुआ कि हाँ चल आज हम कुछ बना रहे हैं, आज शेर को खिला देंगे। तो कल को वो आए होंगे शेर को खाना वाना खिलाने के लिए। शेर ने उनको खा लिया जब वो खाना खिलाने आए थे, राइट। तो ये क्या हुआ, ये प्लेंटिफ को डैमेज हुआ। प्लेंटिफ तो बेचारी है नहीं, वो तो डकार गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे ना। तो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कैन फाइल अ केस ऑन मी फॉर द पर्पस ऑफ टॉर्ट्स, राइट। आई विल बी लाइबल टू पे देम कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हुआ है और वो शेर मेरे कंट्रोल से तो भागा है ना, भले जगह से नहीं भाग गया है, कंट्रोल से भाग गया है, राइट। तो ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ तक समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझो एक बार ध्यान से, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, इफ़ एट ऑल दैट हैपन्स, और वो आंटी अगर आती है अपना कुछ भी, या मान लो चलो नहीं भी आती है, खुद से आएगी तो भी प्रॉब्लम है। मान लो ऐसे जा रही थी, शेर ने उसको खा लिया, तो अब मुझे इवेंचुअली देना पड़ेगा कंपेंसेशन। एक बात ये हो गई। पर अगर जब मैंने ये शेर रखा तो आंटी ने मेरे को मना किया था कि यार ऐसा थोड़ी पागल है कि तू, दिमाग ठीक है तेरा, ये सब थोड़ी करते हैं। मैंने बोला आंटी देखो शेर है, बहुत सारे लोग देखने आएंगे, तो अपने इस पर टिकट चार्ज कर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है ऐसा कर, टिकट अगर चार्ज करनी है तो फिर 70% मेरा, 30% तेरा, राइट। तो मैं भी मान गया ठीक है, किच तो नहीं करेगी। तो सब कुछ हो गया, सेट हमारा सिस्टम बस। तो क्योंकि वो इस शेर से पैसा कमा रही है और कल को अगर शेर फिर भी उनको खा जाता है तो कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। क्लैरिटी है? अगला एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये यहाँ पर वो केस आ जाएगा जो मैं अभी समझाना जानने वाली थी। अगर मान लो वो रिजर्वायर जो था, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, पर किसी इंसान ने कुछ गड़बड़ करके कहीं पर, अगर मैंने मान लो वो शाफ्ट्स को ढंग से कवर भी किया था, कोई ऐसे ही आराम से इंसान को गया तैरने वैरने, अब हमने स्विमिंग के लिए तो खोल ही रखी है जगह, तो कोई तैरने वैरने गया, उसने लगा कि ये क्या फंसा पड़ा यार अजीब सा पाइपों वाइपों में, मैं निकाल देता हूँ इसको। भलाई करने गया था वो आदमी तो, पर उस चक्कर में यही कोल माइंस में पानी चला गया। तो यहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं करी, प्लेंटिफ ने कोई गलती नहीं करी, किसी तीसरे इंसान ने आके उंगली कर दी। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी आप प्रूफ, इवेंचुअली सब कुछ कोर्ट के बात है, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी अगर प्रूफ कर देते हो तब भी केस ऑफ। कंसेंट कहाँ से आया इसकी?
नहीं नहीं, वो मैं ही दूंगी। थर्ड पार्टी भी देगी, देना था ही नहीं। अच्छा ये तो एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं ना, कोई भी नहीं देगा, थर्ड पार्टी में नहीं देगी, नुकसान तो उसका। उसको थोड़ी पता था। पता तो उनको भी नहीं जाना। पर मेरे वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा है ना, नॉन मैनेजमेंट मेरे वजह से यहाँ पर पानी इकट्ठा है, वो टाइम वो नहीं जाना। फूटी किस्मत है। इफ़ द हार्म हैज़ बीन कॉज्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर हु इज़ नीदर डिफेंडेंट सर्वेंट नॉर एजेंट नॉर डिफेंडेंट हैज़ एनी कंट्रोल ओवर हिम, किसी भी बंदे का कोई भी कुछ एवे ही अरा गरा कोई बंदा है, द डिफेंडेंट विल नॉट बी लाइबल। थस इन बॉक्स वर्सेस जूब द ओवरफ्लो फ्रॉम द डिफेंडेंट रिजर्वायर वॉज कॉज्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ अ ड्रेन। यहाँ पर भी एक रिजर्वायर था जहाँ पर ड्रेन थी, किसी बंदे ने वो ड्रेन को ब्लॉक कर दिया, उस चक्कर में रिजर्वायर ओवरफ्लो हो गया, पानी कुछ लोगों के घर में चला गया होगा, ओवरफ्लो हो गया बाय द स्ट्रेंजर, द डिफेंडेंट वाज नॉट लाइबल। बट इफ़ द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर इज़ और कैन बी फोरसीन बाय द डिफेंडेंट, ये प्रूफ किया जाए प्लेंटिफ के द्वारा कि अरे तुझे तो पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, इफ़ इट कैन बी फोरसीन बाय द डिफेंडेंट एंड द डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, अगर तुम अंदाज़ा लगा लो तो शायद डैमेज प्रिवेंट भी किया जा सकता है, तो फिर इन दोज केसेस द डिफेंडेंट मस्ट मे एंड ड्यू केयर ऑफ टू प्रिवेंट द डैमेज, फेलियर ऑन हिज पार्ट टू अवॉइड सच डैमेज विल मेक हिम लाइबल। ठीक है, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बताओ, पक्की बात है। एग्जाम्पल, ये जो मैंने बाहर शेर रखा था, ठीक है, अब वो शेर को खाना खिलाने ये वो इधर उधर कोई रैंडम बंदे आए, अभी जू जो अपना तो जू ही बना दिया ना मैंने तो घर को, तो आ गए अभी दूसरे बंदे देखने के लिए, उन चक्करों में ना उन्होंने ना सिर्फ शेर को ऐसा चिढ़ाया बढ़ाया या कुछ किया होगा, तो शेर को गुस्सा चढ़ गया कि भाई ऐसा एक तो मेरे को घर में रखा हुआ है, उसके ऊपर से ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, कुत्तों से भी बुरी हालत हो रखी है मेरी, तो इस चक्करों में उसको गुस्सा चढ़ गया। ठीक है, ये बाहर इस तरफ वाली आंटी अभी इधर बैठी थी अपने बेड़े में मस्त अपना कुछ काम कर रही होगी, तो शेर को क्योंकि गुस्सा था, वो उसे गुस्से में आके दीवार फांदा, जाके आंटी को खा के आ गया। ठीक है, ये सारे केस में मेरी कोई गलती थी नहीं, वैसे आंटी की बेचारी की तो और भी कोई गलती नहीं थी, एक अननेचुरल यूज़ ऑफ लैंड ने एस्केप होकर एक प्लेंटिफ को खराब वही जो भी विक्टिम को हर्ट कर दिया। बढ़िया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी के वजह से जो आके चिढ़ा के गया था वो तो चला गया, उसको तो कुछ नहीं हुआ, पर एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से किसी रैंडम इंसान को नुकसान हुआ, तो वो प्लेंटिफ आप डिफेंडेंट। ठीक है, आई बात समझ, पर ना गलती उसकी ना गलती तुम्हारी, फिर भी भुगतान तुमको करना पड़े। अगर तुम्हें ये लगता है कि अच्छा ये बंदा चिढ़ा रहा है, तब तुमको पता लगना चाहिए कि यार देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हो सकता है ये एग्रेसिव हो जाएगा, तो मैं तब तक के लिए इसको और बांध के रख लूँ। सो इफ़ द डैमेज कैन बी फोरसीन यू विल हैव टू पे, इफ़ द डैमेज कैन नॉट बी फोरसीन यू विल नॉट हैव टू पे। आया, बट इसके अगर एंटी मर्जी तो भी डैमेज देने पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दोगे ना, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अगर फोर्सी टॉर्ट के हिसाब से, इस एग्जाम्पल के साथ तो उसने टाई करके रखा हुआ था मतलब गोल्ड को, तो फिर उसको वो नहीं लाया हाँ नॉट लाइबल लिखा है ना। ए हैज़ अ बुल टाइड इन द गार्डन विच इज़ प्रॉपरली फेंस्ड, बी अ पासर बाय ओपन्स द फेंस एंड द बुल इज ऑन द लूज, बी एंड्स अप हिटिंग सी, ए विल नॉट बी लाइबल सिंस लाइबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट सिंस ही हैड टेकन ड्यू केयर ऑफ द सेफ कीप ऑफ द बुल। ना वो डैमेज फोर्स ही कर पा रहा था और गेट किसी और ने खोला था, मरा कोई और, राइट। 3 लोग हैं ना यहाँ पर ABC। आई बात समझ, किसी को कोई डाउट है? C के वजह से किसी B को नुकसान हो गया तो A की गलती नहीं मानी जाएगी। आया, अगला स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को हम लोग बोल के रखें, हाँ चलो तुम तो ठहरे अभी, तुम्हें क्या, तुम्हें कोई नहीं बोल सकता कोई कुछ भी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल था कि समटाइम्स पब्लिक बॉडी स्टोरिंग वाटर गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइक आर बाय द स्टैट्यूट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी सो लॉन्ग एज दे हैव टेकन रीजनेबल केयर। अब मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा अगर बोलें कि कोई ऐसे तालाब ये रिजर्वायर ले लेते, कोई अभी इधर उधर टंकी है, ठीक है, अब इस टंकी में कहीं पर पानी भरा हुआ था, गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दिया या मोटर ज़्यादा चालू रह गई या ये वो जो नॉर्मल घरों में टंकियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, ठीक है, किसी गवर्नमेंट ने किसी स्टेट की टंकी ओवरफ्लो कर दी, जिस चक्कर में पूरे स्टेट में बाढ़ आ गई, घरों में पानी घुस गया, लोगों का नुकसान हो गया, राइट। गवर्नमेंट की गलती है, वो तो माफ़ कर सकते हो ना तुम, बस
कुछ नहीं कर सकते तुम, गवर्नमेंट की गलती है, माफ़ कर दो, वो तो तुम्हारे भलाई के लिए ही सोच रहे हैं, ठीक, बस है, there's nothing can be done. Sometimes public bodies storing water, gas, electricity are like are by statute exempted from liability so long as they have taken reasonable care. बस आपको ये प्रूफ करना है कि मैंने रीजनेबल केयर ली थी केयर, तो ठीक है ली थी, कुछ हो गया तो भाड़ में गया। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के अंदर उसने रीजनेबल केयर ली भी थी, कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को भी अपॉइंट किया था, नेग्लिजेंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी उसको कंपेंसेशन देना पड़ा, राइट। सॉवरेन वाले फंक्शंस या स्टैट्यूटरी वाले फंक्शंस में कंपेंसेशन नहीं देना पड़ता अगर आपने केयर ली है तो, यानी कि एक्सेप्शन हो गया भाई इवेंचुअली, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ग्रीन वर्सेस चेल्सी वाटर वर्क्स, डिफेंडेंट कंपनी हैड अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू मेंटेन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। आपको लॉ के अंदर कुछ बोला गया था, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, स्टैट्यूटरी मतलब एज पर अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब हाँ क्या, स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, हाँ क्या लिखना, ऐसे तो जो मन होता है सुनता है, जो नहीं मन होता है नहीं सुनता है, ऐसा करता है ना। तो चलो इस केस में यही होता है कि इट हैज़ अ ड्यूटी, वो भी गवर्नमेंट खुद नहीं है, मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि गवर्नमेंट नहीं है भले, पर गवर्नमेंट ने उनको कोई फंक्शन दिया है, गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से कोई फंक्शन उनको मिला है, ड्यूटी मिली है। तो अगर ऐसा कुछ है तो एट द मेंटेन वाटर सप्लाई में अ मेन बिलोंगिंग टू द कंपनी बर्स्ट, कोई पाइप होगी बर्स्ट हो गई विदाउट एनी फॉल्ट ऑन इट्स पार्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच प्लेंटिव्स प्रीमाइसेस वर फ्लडेड विद वाटर, इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज नॉट लायबल। पर इसमें ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि उन्होंने केयर की। ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। आया एक्ट ऑफ गॉड देखिए, ओ माय गॉड मूवी देखिए, ओ माय गॉड, रे 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 तुमने वो सब देखा है? अच्छा मूवी में क्या होता पता है कि ना वो ना एक उसका परेश रावल है ना इस मूवी में, चल एक्टर है परेश रावल है, उसकी ना वो थी एक मूर्तियों की दुकान थी, एक्टर OMG 1 वाला ही, 2 वाले थोड़ी अजीब सी, एक और आई है ना, हाँ। तो अब एक पुरानी मूवी, उसमें क्या हुआ था, उसकी मूर्तियों की दुकान है बढ़िया एकदम बहुत सारे। अब वो मूर्ति की दुकान में ना उसका सारा धंधा ही उसी से चलता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से कुछ अर्थक्वेक या कुछ आया और उसकी सारी की सारी दुकान ढह गई, ऐसा गिर गया सब कुछ। तो एक ही टाइम में बंदे का सारा फाइनेंशियल रिसोर्स ख़त्म, राइट। दोबारा से दुकान बनाना, काम करना, उसके बाद कुछ स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो ना बंदा इंश्योरेंस वाले के पास गया कि यार मैंने इंश्योरेंस तो करवा रखी है अपनी दुकान की, टाइम से इंश्योरेंस करवाई थी, मेरे को सारा पैसा आ जाएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं। फिर वो जब इंश्योरेंस वाले के पास गया ना, तो इंश्योरेंस वाले बोलते देखो ये ना आप आए हो हमारे पास, ठीक है, आपने हमको प्रीमियम भी दिया था, उसके लिए भी थैंक यू, पर एक चीज़ है, ये जो प्रीमियम है ना ये एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं करता। एक्ट ऑफ गॉड यानी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ जो किसी आदमी ने नहीं करी हो, भूकंप, बाढ़, ऐसा सब, सूखा, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इफ़ इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। अब मान लो वो रिजर्वर में पानी भरा, भूकंप आ गया, पानी उगिर के चला गया कोल माइन में, क्या कर सकता है आदमी को, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी एक्ट ऑफ गॉड इट कैन नॉट बी अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड ओमिशन, क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन विल नॉट हैव टू बी पेड। बढ़िया। आर्टिफिशियल पढ़ लो, केस एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ मैं। आर्टिफिशियल लेक था प्लेंटिफ का, ओवरफ्लो ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल and cause damage to the nearby crops, defendant cannot be held liable because act of God, ठीक है। escape due to plaintiff's own default, ह्यूमन प्रूडेंस क्या होता है? सॉरी ह्यूमन प्रूडेंस ह्यूमन का वो सा छेड़खानी कहाँ पढ़ रही है? अच्छा सेकेंड लाइन ना, इनके इफ एन एस्केप इज कॉज थ्रू नेचुरल कॉजेज एंड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इंटर सर्कमस्टांसेस विच नो फॉर एंड कैन प्रोवाइड एंड ऑफ विच ह्यूमन प्रूडेंस इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज। प्रूडेंस तो वैसे वही होगा पर करना पड़ेगा, वर्ड एग्जैक्ट नहीं है, गूगल कर ले। चलो कितना चैप्टर रहता है ये वाला? 3 4
6-7 पेज है ना, देखा? Ability to govern and discipline oneself by the use of reason. Skill and good judgment in the use of resources. तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कर दी। एंड ऑन विच ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बाउंड टू रिकॉग्नाइज। इंसान की समझ के हिसाब से उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव जोन डिफॉल्ट पढ़े। अगला, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव जोन डिफॉल्ट मतलब क्या हुआ? अब वो आया था, वो जो केस नहीं मैं तुमको बोल रही थी कि आंटी खुद ही आई थी खाना खिलाने, फिर वो बोला अरे क्या बेचारा शेर है, ऐसे बांध के रखा है, खोल देते हैं ना, आजा आराम से घूमते हैं, सैर करेंगे, तेरे को मैं वॉक पे लेकर जाऊंगी। तो खाएगा ही ना अगला, राइट? तो ये अगर प्लेंटिव के खुद के डिफ़ॉल्ट से अगर कुछ होता है तब भी डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, बस आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि गलती उसकी खुद की थी। ठीक, डैमेज बाय एस्केप ड्यू टू प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट वाज कंसिडर्ड टू बी गुड डिफेंस इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। ऑल्सो इफ द प्लेंटिव सफर्स डैमेज बाय हिज ओन इंट्रूजन इनटू द डिफेंडेंट्स प्रॉपर्टी ही कैनॉट क्लेम फॉर द डैमेज सो कॉज्ड। ठीक है, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, कोई केमिकल था बिल्डिंग में बेसमेंट में रखा हुआ था, एक बंदा गया पता नहीं देखने दुखने थेफ्ट करने या कुछ, तो बोतल उसके हाथ में टूट गई, कुछ उसके ऊपर केमिकल गिर गया, उसको जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वो खुद लायबल है। पीछे हमने से पढ़ा था कि जहरीला प्लांट रखा हुआ था, तो वो तो उसकी गलती थी ना, या कोई इतना बच्चा था ना वो तो बेचारा, टेस्टिंग कर रखी थी कोई, रीजनेबल केयर नहीं किया हुआ था ना उसने। आया समझ आया? अभी जो देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इन केसेस ऑफ एंटरप्राइजेस एंगेज इन हैजार्डस इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज। अब ये बहुत ध्यान से सुना, बहुत बढ़िया है। जो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर है ना, ये बाहर का केस है, राइट? और है ना इंडिया के अंदर यार ये केस इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है जितना ऐसे हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर कहीं पर किसी ने अननेचुरल कुछ चीज़ रखी है और किसी को कोई नुकसान हो रहा है, तो तुम ये पहले देखो कि अरे अननेचुरली है क्या, एस्केप हुआ है क्या। उसके बाद इतनी सारी वो चीज़ें जो एक्सेप्शंस में आ जाती हैं, खुद फिर तो कोई भी कुछ भी प्रूफ कर देगा, हाँ उसकी खुद की गलती थी, हाँ कोई थर्ड पार्टी का था, हाँ मुझे नहीं पता था, राइट? ये सब हो सकता है। इंडिया के अंदर बोला स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इतना नहीं चलता है यार, ऐसा चल भी सकता है, चलो ठीक है कोई कोई केसेस में, पर है ना हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने खुद एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का क्या मतलब है ना, कि कुछ जगहों में हमने बोल दिया कि यार एब्सोल्यूट ही होगी, स्ट्रिक्ट नहीं होगी। और वो कौन सी जगहों पर होगा? जब कोई हैजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रीज़ में बना होगा। ठीक है, इफ़ फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन हैजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रीज़, उन पर स्ट्रिक्ट नहीं लाइबिलिटी लगेगी, एब्सोल्यूट ही लगेगी। अरे यार मान लो किसी, अब जैसे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, वहाँ पर तो चलो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, रीजनेबल केयर या ये वो कुछ भी नहीं था, बट इफ़ इन द केस इट हैपेंस दैट कोई कंपनी के अंदर सारा रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस केयर फलाना ढिंगना सब कर रखा है, ठीक है, फिर भी अगर किसी का नुकसान हो गया तो, फिर भी अगर कहीं से कोई गैस लीक हो गई तो, बात समझ में आ रही है? और फिर तो तुम थोड़ी बोलोगे कि अरे नहीं ये तो एस्केप नहीं हुआ हमसे, या तुम बोल दोगे कि अरे एक्ट ऑफ गॉड बारिश आ गई, हमको पता नहीं लगा, कोई वॉल्व खुल गया होगा उसके वजह से। क्या ऐसे थोड़ी ना होता है? या तो मान लो किसी बंदे ने गलती से आके कोई वॉल्व खोल दिया, कुछ गैस का कुछ कहीं पर कुछ लीक हो गया, कुछ भी हो गया, राइट? सो इन ऑल ऑफ दो केसेस फिर तो वो केमिकल इंडस्ट्री फिर बच जाएंगी। तो यार ये सही नहीं है। अगर आपके वजह से किसी का इतना बड़ा नुकसान होता है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है, फिर भले आपने गलती की हो या ना की हो, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो इन केसेस वेरिन यू डिड नॉट मेक अ मिस्टेक बट स्टिल यू हार्म्ड सो मेनी पीपल, तो इफ़ यू हैव केप्ट हैजार्डियस सब्सटेंसेस और इफ़ यू आर ओइंग अ केमिकल इंडस्ट्री या वॉट एवर, इन दोज केसेस हम बोल सकते हैं कि भले आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो, हम आपकी गलती मान लेंगे, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसका एक बड़ा केस है ये वाला, MC मेहता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ORS मतलब अदर्स। ठीक है, आया क्या केस चला था ना उसका, इतना बड़ा था,
सबको नहीं पता। खास नहीं मिलते पर हाँ मुझे नहीं पता। बहुत टाइम बाद एक तो ये बड़ा वो पंगा चला था उसका तो। फिर अगर ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा तभी पे करना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये। पे करना है। पे तो करना है। पीछे वाले एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हैं, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। तो वो इंडिया में नहीं चलते। चलते हैं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी मतलब वापस बताना। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब नहीं मिला पड़ेगा। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट कंडीशन विदाउट एक्सेप्शन। मतलब जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के अंदर दो कंडीशन थी, कौन सी दो कंडीशन थी? एस्केप और अन्ना और एक्सेप्शंस थे कुछ 4-5, ठीक है बढ़िया। तो ये सारे तरीके थे जिससे आप बच सकते हो। इंडिया के हमने बोला ये स्ट्रिक्ट फिक्स नहीं मानेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट है। अगर किसी बंदे ने कुछ गलत काम किया है तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, लॉ तो बोल नहीं रहा है कहीं पर भी कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का केस बनता है यहाँ पर। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट आप पर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ऑर्डर कर सकता है। एब्सोल्यूट मतलब बिना कोई एक्सेप्शन बिना कोई कंडीशन पैसा चुकाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है अभी केस टू केस बेसिस। आप खुद तो किसी पर लागू नहीं करोगे, लॉ में कहीं पर लिखा नहीं हुआ, पुलिस किसी को बोलेगी नहीं, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, कोर्ट पूरा केस सुनेगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये केस स्ट्रिक्ट का होना चाहिए कि एब्सोल्यूट का होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इन इंडिया इट इज़ मेजरली प्रैक्टिकल टू हैव एब्सोल्यूट लाइबिलिटी रेदर देन द स्ट्रिक्ट वन, ठीक है। ये जो ऊपर का पैराग्राफ है ना, ये तुम पूरा पढ़ोगे और तुम्हें बेटर क्लैरिटी आएगी। उससे पहले MC मेहता का केस पढ़ते हैं, कॉमनली नोन एज दी ओलियम गैस लीक। This case law changed the face of applicability of the rule of strict liability in India. इस केस के बाद strict liability का रूल बदल गया। There was an escape of the oleum gas from the units of Shriram Foods and Fertilizers Industries on the 4th and 6th December 1985, and applications were filed for award of compensation to the persons who had suffered from the harm on account of escape of oleum gas. Court held that an industry is required to make sure that no one is harmed when engaging in the risky operations that could endanger the health and safety of adjacent workers and residents, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं और जो वहाँ पर काम करते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द सोशल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सच रिस्की एक्टिविटी, मतलब आपने इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे हो ना जो इतना रिस्क लेती है, तो आपकी ये जिम्मेदारी ही बन जाती है। हम लॉ के हिसाब से आपको लागू भी नहीं करना चाहती, आपकी जिम्मेदारी है यार, आप कितने लोगों की जान खतरे में डाल के रखे हो रोज रोज, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप क्या कहते हैं कंपेंसेशन देंगे अगर कुछ बहुत प्रॉब्लम हुई तो, है ना। सोशल कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग सच, भगवान नींद क्यों आ रही है, सच कंडक्टिंग सच रिस्की एक्टिविटी ऑन इट्स प्रॉपर्टी। दिस इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी एंड मस्ट बी फुल्ली अकाउंटेबल फॉर कंपेंसेटिंग एनी हार्म कॉस्ट। बढ़िया, भले गलती हो या ना हो। मूवी के अंदर पैसे मिलते हैं। हाँ मूवी के अंदर पैसे मिलते हैं। मूवी, हाँ वो वाली जो हाँ एक्टर कोड में नाम है। वो कुछ वो केस बाद में अलग हो गया था, उसने मंदिरों पे केस कर दिया था कि मैं आपको दान तो देता हूँ ना तो आप पैसे दो, ऐसा करके कुछ अलग मूवी थी वो तो, तभी तो मैंने आधी डिस्कस की ना, बाद में वो मूवी बन गई थी। प्रैक्टिकल तो कितना ही होगा उसके अंदर, ठीक है। कहाँ तेरा दिमाग चलता है, हम क्या कर रहे होते हैं। चलो, एक जो अब ये ऊपर के पूरे लंबे चौड़े पड़े हुए हैं ना, ये पैराग्राफ्स 3-4 रीड करोगे अभी क्या घर पे या जैसे मर्जी, घर पे करोगे तो फिर करोगे पक्की बात, तू क्लास से जाते समय कर लेना, पक्की बात है। वाइकेरियस लाइबिलिटी अभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ें। ये जो मैंने बोला सब हिंदी में, वो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेंगे बाद में। वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं और अगर मान लो तुमने गलती से किसी के क्रिकेट खेला है, क्रिकेट खेलते वक्त किसी के घर की कांच खिड़की तोड़ा है, आंटी घर पे आई है मम्मी को बोलने, तो आंटी तेरे को डांट के चली गई कि मम्मी को बोल के गई? तुमको तो चलो चिल्ला दिया बाद में मम्मी को, क्योंकि पता है तू तो क्या ही कर लेगा, तो मम्मी को बोल के गई। अगर वो आंटी थोड़ी सी चिंदी होगी तो खिड़की रिपेयर करने का पैसा भी मांगेगी। पैसा किससे मांगेगी? मम्मी से मांगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिस इंसान का तुम पर कंट्रोल है वही इंसान तुम्हारे किए हुए नुकसान की भरपाई करता है, बस। दैट इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। मम्मी ने कांच तोड़ा था? नहीं तोड़ा था, फिर भी भरपाई किसको करनी पड़ी?
मम्मी को करनी पड़ी। इसका मतलब वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर अनदर पर्सन विल बी लाइबल फॉर द हार्म्स कॉज्ड बाय हिम। वन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अनदर पर्सन विल बी लाइबल फॉर द हार्म्स कॉज्ड बाय हिम। ठीक है, दैट इज़ वाइकेरियस लाइबिलिटी। गेटिंग द पॉइंट? क्लैरिटी? अब इधर एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये सेम चीज़ बहुत बार आएगी। मास्टर सर्वेंट का केस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का केस है, आपके कंपनी में कोई अकाउंटेंट काम करता है, हर जगह पर सम एल्स पर्सन विल बी हैविंग अ कंट्रोल ओवर यू, राइट? इन ऑल ऑफ दोज केसेस इट विल बी वाइकेरियसली लाइबल। द एम्प्लॉयर might be vicariously liable, the partner servant master servant में master will be vicariously liable। आ रहा है? क्लैरिटी है? उस हाँ हाँ, प्रिंसिपल एजेंट का केस हो गया, एजेंट ने कोई गलती की तो प्रिंसिपल लाइबल, वही। ठीक है, दैट इज़ वाइकेरियसली लाइबिलिटी हो जाती है आपकी यहाँ पर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में नहीं थी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट था, है ना, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट था, तब भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई आपकी। वाइकेरियसली लाइबल में अगर इंडिपेंडेंट आदमी होगा तो लाइबिलिटी नहीं आएगी, आपका उस पर कंट्रोल होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? वाइकेरियसली लाइबल में कुछ सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। एम्प्लॉयर का एम्प्लॉई पर कंट्रोल है, मास्टर का सर्वेंट पर कंट्रोल है, अब इसकी मम्मी का इस पर कंट्रोल है। अब उसकी को जो आंटी थी वो तेरे घर आ जाती है कि पैसा निकालो, तो कि थोड़ी देर यू आर नॉट लाइबल। तुम बोलते हैं ना कि इसने किया तो इसकी मम्मी से मांगो ना, मेरे से क्यों मांग रहे हो? तुम भी बोलते कि जिसका इस पर कंट्रोल है उससे मांगो। द पर्सन हु इज़ हैविंग कंट्रोल, खाली उससे पैसा मांगा जाएगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो वाइकेरियस लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर, देखो अंडरस्टैंड माय पॉइंट अच्छे से, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिपेंडेंट होता है ना तो वो कंट्रोल नहीं होता है। अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका डे टू डे वाला होता है, आप उसको अफेयर्स को बिल्ड कर कंट्रोल करते, तो वो तुम्हारा फिर वो एम्प्लॉय जैसा होता है। ठीक है, डिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है। एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, जैसे अब ये कमरा है, मैं चाहती हूँ मुझे इसको पेंट कराना है, पर मुझे ना पेंट की अक्ल है ना कुछ भी नहीं, तो मैं चाहती हूँ बस ये थोड़े कमरा क्लासरूम जैसा दिखे, तो मेरे को इसको कुछ क्रीम या ऐसा लाइट कलर करवाना है, ऐसा अच्छा ऐसे वो नहीं तड़के फड़क नहीं, राइट? मैंने सिंपल सोच दिया, मैंने वो बंदे को गाइड कर दिया, उसने बोला ठीक है भाई समझ गया, मैं ये कलर कर दूँगा। मैंने बोला ठीक है, बोलता कौन सा पेंट करना है? मैं क्या यार जो तेरे को सही लगता है वो कर दे। सारा बात कर ली हमने, सब कुछ हो गया। अब मैंने अपना ये कमरा वमरा खाली किया, अपने चले गए, उन्होंने पेंट किया, मैंने पेंट करने के बाद आके देख लिया और सारा काम हो गया। ये कौन थे? ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिनके काम पे आके बैठने पर, काम ख़त्म करने पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, है ना, अपने आप आए, काम करके चले गए, राइट? अब ऑन द कॉन्ट्ररी, अब मैंने पेंट करवाया था, मुझे यहाँ पर ना कमरों में बढ़िया लाइटें लगवानी है। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसे एकदम लाइटों लाइट हो जाए, पागल हो गए लोग, आँखें छोटी छोटी लगनी, इतना मतलब लाइट चाहिए मुझे। कमरा है ना पढ़ाई का, तो हमको चाहिए इतना कि भाई एक पन्ना देखो दूसरा पन्ना दिख रहा है। उस चक्कर में मैंने उसको बोल दिया, मैं एक यहाँ लाइट लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ पर कम से कम 6 लगा दे, सब मैंने उसको बोल दिया। ठीक है, इतना मैंने लाइट कर दिया इस पूरे कमरे में अंदर। उस चक्कर में साला शॉर्ट सर्किट ही हो गया वहाँ पर। मोटर मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, डब्बा, हाँ जो यूनिट होता है वो फट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, नुकसान हो गया, किसी बंदे को भी भले नुकसान हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ अभी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये मेरा इंडिपेंडेंट नहीं था बेचारा, आई हैड कंट्रोल ओवर हिम। वो भले मुझे गाइड भी कर दे कि ऐसा नहीं होता, मैंने तो लगा मैं देख लूँगी। ये क्या है, ये बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके डिसीजंस, उसका कंट्रोल, उसका काम उसका अपना नहीं था। मैंने उसको बोला कि क्या करना है क्या नहीं। तो जब आप किसी इंसान के डिसीजंस को कंट्रोल करते हो और उससे नुकसान होता है तो मैं लाइबल हूँ, मैं वाइकेरियसली लाइबल हूँ। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो पेंट वाला बंदा जो है, वो पेंट वाले बंदे ने ऐसा कुछ काम किया या कोई पे पेंट करने के चक्कर में कहीं पे बोला कि ये दीवार मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ, उस चक्कर में वो बाजू वाली आंटी के घर घुस गया, जो भी होगा, ये सारी चीज़ों में मैं लाइबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा इंडिपेंडेंट था। वाइकेरियसली लाइबल आप सिर्फ उन्हीं इंसान के लिए होते हो। वाइकेरियस लाइबिलिटी मतलब वो प्रिंसिपल की हम बात करें तो प्रिंसिपल सिर्फ उन्हीं इंसान के लिए लाइबल है जिसका उस पर कंट्रोल है। आ गया समझ अब तक? अब आगे पढ़ लें तो सब फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो, नॉर्मली द टॉट फीजर मतलब जो गलती करता है, स्टार्टिंग में पढ़ता, इज़ लाइबल फॉर टॉट, बट इन सम केसेज अ पर्सन मे बी हेल्ड लाइबल फॉर टॉट कमिटेड बाय अनदर। A master is vicariously liable for the tort of his servant, principal for the tort of agent, partner for the tort of another partner. This is known as vicarious liability. बढ़िया।
Principle of liability. A person may be liable in respect of wrongful acts or omissions of another in the given ways. By ratification. मैंने तुम्हारा एक्ट रेटिफाई कर लिया. वो बेकरी वाली दुकान याद है? बेकरी वाली शॉप, तुम्हारे वजह से जो तुमने वो ब्रेड बनाई थी, बड़ा ऑर्डर आया था. हाँ, याद आया? उसने बोला था कि इतने यूनिट्स तक की ऑर्डर चलना है, पर बड़ा ऑर्डर आ गया, तुमने ले लिया. फ़ायदा हो गया तो ठीक है, नहीं फ़ायदा हुआ तो अब देखी जाएगी, राइट? तो आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल. अगर मैंने वो एक्ट रेटिफाई कर लिया तो फ़ायदे के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ. तो ये वाइकेरियस लाइबिलिटी वही होती है. मान लो तुमने इतना बड़ा ऑर्डर कर दिया, बाद में पता चलता है कि वो सारी ब्रेड ख़राब, जली हुई, सड़ी हुई कुछ थी, या लगा हुआ था कुछ फंगी उस पर. तो ये सारा क्या हो गया? ये अब अगर वो बंदा कंपनसेशन मांगता है तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैंने तुम्हारा एक्ट रेटिफाई किया है तो. ठीक है, याद आ रहा है केस? और मैंने रश्मि, वो बेकरी वाला एग्जाम्पल हमने देखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि तुझे 10,000 तक की सेल करनी है, ऑर्डर लेना है, तो 2-3 दिन उसका काम सही चला तो उसमें फिर ज़्यादा ऑर्डर. कोई भी याद नहीं है. कहाँ थी? कब किया? मैंने भी किया था. 2 दिन पहले से आया मतलब छुट्टी भी गया था आपने. नहीं थी ये, नमन था उस दिन, इतना मुझे याद है. कल की बात है. परसों नहीं. पता नहीं, चल छोड़. परसों भी थी, आई थी होगी, पता नहीं. अब फॉर एग्जांपल बेकरी वाले शॉप में हम बात कर रहे थे कि अगर मान लो तुम्हें मैंने कोई ऑर्डर दिया है 10,000 का, ठीक है, कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ तब तक तुम संभालो, पर तुम्हारे पास पावर सिर्फ 10,000 तक की है वो काम करने की है. पर अगर इन द सेंस कि तुमको मैंने 10,000 तक का ऑर्डर दिया है, कि पावर दी है, कल को तुम्हारी कोई बड़ा ऑर्डर आता है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम वो बड़ा ऑर्डर ले लेते हो, ठीक है, तो उस ऑर्डर में अगर कोई गलती होती है, कोई नुकसान होता है, कोई भरपाई करनी पड़ती है, तो मैं नहीं करूँगी. क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, वो तुमने वो ऑर्डर लिया, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी पावर ही नहीं दी थी, राइट? पर अगर मैं वापस आती हूँ और मैं देखती हूँ कि तुमने इतना बड़ा ऑर्डर लिया है, तो मैं रेटिफिकेशन कर देती हूँ अपने पावर को, 10,000 के बदले उसको 1 0 और ऐड कर देती हूँ, चल 1 लाख हो गया, ठीक है. तो फिर तुम्हारे पास मैंने रेटिफाई कर दिया, तो उस ऑर्डर से अब होने वाला जो भी बेनिफिट होगा और जो भी नुकसान होगा, वो उसकी भरपाई या बेनिफिट जो भी कमाना, सब मेरा होगा, ठीक है. सिमिलरली अगर उसके वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज होती है तो भी मुझे करनी पड़ेगी, दैट इज़ रेटिफिकेशन. जल्दी बोल दी. बाय रिलेशन, थ्रू स्टैंडिंग ऑफ वन पर्सन टू अनदर, बाय रिलेटिव, बाय रिलेशन दे शेयर. एक दूसरा मतलब एक वही मम्मी और लड़का जो वो हमने एग्जाम्पल बात किया, तो बाय रिलेशन. बाय अबेटमेंट, हैविंग अबेटेड एनी टॉर्टियस एक्ट कमिटेड बाय अदर्स. अबेटमेंट यानी यहाँ पर अबेटमेंट मतलब हेल्प करना है, हर जगह पर अबेटमेंट सेम नहीं है, यहाँ पर अब हेल्प करना है. वैसे क्या होता है? वैसे अबेट स्टॉप करना भी होता है. तो कहीं पे हमने पीछे पढ़ा भी था. किसी ने कोई टॉर्चर सेट करा, हमने उसकी हेल्प कर दी. हर चौथे वर्ड का तो वही मतलब है. हाँ अभी किसी ने कोई टॉर्चर सेट कर दिया, हाँ तो हमने उसकी हेल्प कर दी. हाँ, ठीक है. तुम वहाँ पर गए थे नीचे गाड़ी पर स्क्रैच मारने और पत्थर मैंने ही पकड़ाया था, तो मैंने तुम्हारे एक्ट को अबेट किया है, हेल्प की है, बढ़ाया है आगे, तो दोनों लाइबल हैं. वाई आया. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होगा. सर्वेंट हैज़ कमिटेड सम टॉर्टियस एक्टिविटी, द टॉर्टियस एक्ट कहाँ गया, मस्ट बी डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए. तुम मेरे काम में हो, काम कर रहे हो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए. तुम मेरे घर पे थे और ना मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए, ठीक है, हाँ चलो तुम ही आए, तुम मेरे घर, तुम जैसे मेरा ड्राइवर, अगर मैं उधर मतलब वर्किंग आवर्स में कोई एक्सीडेंट होता है तो मैं ड्राइवर हूँ. हाँ अगर मतलब वर्किंग आवर्स के अलावा कोई एक्सीडेंट होता है तो वही होता है. आ गया, बढ़िया, क्या बात है. उसके बाद यू हैव कॉमन एग्जाम्पल सच एज प्रिंसिपल इन एजेंट. पढ़ क्या लिखा है. क्वी फेसेट पर एलियम फेसेट पर से.
ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। अगर आप किसी और के थ्रू काम कर रहे हो और आपने कोई गलत काम किया है, उस बंदे ने कोई गलत काम किया, तो सब माना जाएगा कि वो काम तुमने ही किया है। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। तो so that the act of the agent is the act of the principal. When an agent commits a tort in the ordinary course of his duties as an agent, the principal is liable for the same. आया? बाकी का रीड कर लोगे इस पैराग्राफ में। इसमें एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल नहीं केस है। एक वकीलों का फर्म था, सॉलिसिटर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉलिसिटर्स का फर्म था। उसमें एक अकाउंटेंट था, वो ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने के बहाने किसी बंदे की सारी प्रॉपर्टी हड़प लिया। वो फिर बंदे आए कि भाई ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, तो द पार्टनर्स हैड टू रिएम्बर्स। ठीक है, पार्टनर बोल रही, सॉरी, एडवोकेट्स, उसके एम्प्लॉयज़ हैड टू रिएम्बर्स। आया समझ? देयर वॉज अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स, इन दैट फर्म देयर वॉज अ मुंशी या कोई अकाउंटेंट या कोई बंदा बैठा था। ठीक है, उसका काम यही था डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग, साइनिंग, अरेंजिंग करना। ठीक है, उस बंदे ने ये काम करते करते किसी और इंसान की प्रॉपर्टी हड़प ली। जैसे डॉक्यूमेंट बना ली, उसका साइन तो करवा ही रहा था उस पर, उसको बंदे को पता भी नहीं चला, उसने साइन कर दिया, सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, भाग गया। बढ़िया। तो फिर वो बंदा आएगा तो सही ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, आपके ऑफिस में स्कैम हो गया। तो इन दैट केसेस द पार्टनर्स नहीं, द सॉलिसिटर्स विल बी लाइबल फॉर टू पे द पर्सन। काम अकाउंटेंट ने किया है, फिर भी उसके जो मालिक थे सारे वो लाइबल होंगे, उसको भरपाई करें। बाद में मालिक जाके अकाउंटेंट को धर लें, पकड़ ले, मिल जाए, वो अलग बात है, पर पहले एक बार दूसरे बंदे की भरपाई करो। फिर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लाइबल है। अगला मास्टर एंड सर्वेंट अथॉरिटी, ये वही सेम है कि अगर सर्वेंट ने कोई काम किया उसके लिए मास्टर लाइबल होगा। इज़ लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय सर्वेंट वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो लाइबल। तो जॉइंट एंड सेवरल, अगर सर्वेंट मिल जाता है तो वो भी लाइबल, नहीं मिलता है तो फिर मास्टर लाइबल। इन सच केसेस liability of a person is independent of his own wrongful intention or negligence. Liability is joint as well as several. And in case of vicarious liability, the liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer. आया समझ? अगर स्कूल के हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, बाहर किसी बंदे को मार होती है और हम भागते हैं, तो कौन है? तो प्रिंसिपल स्कूल की गलती है ना। वो लोग स्कूल वाले तुम्हें पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं यहाँ पर रहने, जो मर गया उसको देंगे। स्कूल वाले तुम्हें पैसे थोड़ी ना दे रहे हैं वहाँ पर रहने के, पेरेंट लाइबल होगा। अगर स्कूल के अंदर रहते हैं तब भी पेरेंट ही लाइबल होगा, टीचर्स थोड़ी भरवाएंगे। ऐसा कुछ होता है तो स्कूल पेरेंट्स को ही बुलाता है ना कि आपके लड़के ने ये कर दिया, नुकसान की भरपाई करो। आ रहा है? मास्टर सर्वेंट भी समझ में आ गया? कोई क्लैरिटी, कोई डाउट, कुछ दिक्कत, कोई तकलीफ? सब मास्टर सर्वेंट का एग्जाम्पल, तुम अगर चल तू ना मेरे घर पे आया एक दिन रहने के लिए, मम्मी ने निकाल दिया मुझे, अब मैं मार के आया था किसी को, अब तू मेरे घर पे आया, मेरे घर पे एक सर्वेंट है, ठीक है, जो ऐसे खास काम कुम ढंग से करता नहीं है, ऐसा आधे अधूरे काम करेगा, आधा करेगा, आधा नहीं करेगा। मैंने बोला चल ठीक है, अब तू घर पे आए, तू घर पे रहे, इस सर्वेंट को बोल देना जो तेरे को खाना पीना है वो तुझे बना के दे देगा, ठीक है। अब वो तो कोई काम करने से, मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो काम है, मैं काम पे जा रही हूँ, बढ़िया। तो अब वो सर्वेंट ने ढंग से तेरी ना नहीं करी, वो जो क्या बोलते हैं अच्छे से, हाँ, तो मेहमान नवाजी जो भी होती है वो सब खातिरदारी नहीं करी, बढ़िया। तो तूने एक दो बार उस पर भड़क भी गया कि ये क्या तरीका है, तेरे को पता नहीं लगता है कि मैं तेरे को बोल रहा हूँ जा चाय बना, जा खाना लेके आ, तो लेके नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा सर्वेंट भी गुस्सा सा हो गया कि मेरा मालिक तो मुझे कुछ बोलता नहीं है, तो तू क्यों बोल रहा है। तो फिर है ना, जब ये करण सोने गया तो करण की फटाफट उसने घड़ी छुपा ली और चोरी कर ली, बढ़िया। अगर अब ये दो केसेस में, ठीक है, चोरी कर ली, फिर है ना रात को मैं आई जब घर पे तो करण ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, पता नहीं क्या करता है, नशे करता है, मुझे नहीं पता, पर काम नहीं करता है, ऐसा ऐसा करके। मैम बोला अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने उसको उसकी उस टाइम तक की पगार दी और नौकरी से निकाल दिया, ठीक है। अब दो सिनेरियो लो, अगर नौकरी से निकाल दिया है, ठीक है, और बाद में पता लगता है कि घड़ी चुराई है,
तो उस घड़ी के पैसे करण को मैं दूंगी अगर नौकरी से नहीं निकाला है, क्योंकि वो मेरे बीच में भी तो हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के बीच में हुआ है ना, पर अब जब क्राइम पकड़ा गया तब आप जिसको चीज़ को कुछ बोल नहीं पाओगे ना। चल ऐसा हाँ मान ले एम्प्लॉयमेंट के बीच में हुआ है, तभी भी तो मैं ही दूंगी ना। बट वो सामने खड़ा सर है। फिर मैं उससे ले लूँगी, जॉइंटली हम लोग लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने उसको निकाल दिया और वो गुस्से में आ गया, अब मैंने उसको निकाल दिया है, उसके बाद उसने चोरी करी और वो गाड़ी लेके भाग गया, फिर वो सर्वेंट लाइबल होगा, फिर मैं लाइबल नहीं होंगी। आया? इफ़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो घड़ी चुराता है तो आई विल बी लाइबल। इफ़ आफ्टर मैंने उसको डांटने के बाद उसने घड़ी चुराई कि तूने मेरी चुगली करी इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो अब मैं तेरी घड़ी चुरा लूँगा, तो फिर सर्वेंट लाइबल, आई विल नॉट बी लाइबल, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है अब निकालने के बाद। आ गया? आगे बढ़ जाए? चलो ठीक है, शाबाश। ये पढ़ लोगे? ये मैक्सिम्स याद करना, रिस्पोंडेंट सुपीरियर भी है एक नीचे मैक्सिम। एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के बीच का डिफरेंस लिखा है, ये तुम पढ़ लोगे लंबा चौड़ा, अब डी में यही लिखा है। यार 1 सेकंड रुका, 2 मिनट में पढ़ते हैं है ना।